हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो अब इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 1 2 3 ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। अब देखिए, इलस्ट्रेशन 4 देखने से पहले मैं यहाँ पे आपको कंपलसरी कहूँगा कि आप इलस्ट्रेशन 3 पहले देखिए। अभी तक तो मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि आपको कंपलसरी देखना ही होगा, लेकिन यहाँ पे तो मैं आपको कहूँगा कि कंपलसरी आपको इलस्ट्रेशन 3 तो एटलीस्ट देखना ही होगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है देखना ज़रा। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है, बिकॉज आपको जो है इलस्ट्रेशन 3 में जो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट आया था। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट आया था, इसे आपको जो है समझना होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन 3 आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। उसके बाद ही आप इलस्ट्रेशन 4 पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए, इलस्ट्रेशन 4 पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलता कैसे है, सबसे पहले वो मैं आपको डिस्कस कर दूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलता है, आपको सबसे पहले निकालना होता है, आप वेरिएंस निकालेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे ही निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको जो है डिवाइड करना है। आपका जो टोटल आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आता है ना, टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी तक तो निकाल ही रहे थे, आपको पता ही है। तो बस आपको वही करना है। देखिए, यहाँ पे ज़रूरत किसकी पड़ती है, आपको ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ पड़ती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। और डिवाइड बाय आपको करना है टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी ज़रूरत। तो आपका सवाल ये बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई वेरिएंस क्यों निकालना है। भाई यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू। टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हम तो डायरेक्टली जो है क्वेश्चन में इंटू करके निकाल लेंगे, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे, कैश फ्लो इंटू आपकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बस इंटू करके चलेंगे और इसका टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल जो आएगा वो आपकी टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो फिर आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि भैया वेरिएंस निकालना पड़ेगा। तो सीधी सी बात समझिए, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या है। भाई वेरिएंस को ही आपको जो है काम में लेना है, इसलिए आपको वेरिएंस तो निकालना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिवीजन निकलता कैसे है, वेरिएंस का आपको रूट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेरिएंस तो आपको कंपलसरी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 3 में आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं आपको जो है मेन चीज़ पे ले जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली। टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रोजेक्ट ए के लिए 14,000 आ गई, और प्रोजेक्ट बी के लिए जो है यहाँ पे 18,000 आ चुकी है, ठीक है। टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब हमें चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको इलस्ट्रेशन 3 में कैलकुलेशन बताया किस तरीके से होता है, वो निकाल लेंगे। तो दोनों चीज़ का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ चुका है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय आप करेंगे टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ए की बात करूँ तो प्रोजेक्ट ए में जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2190.90, ठीक है। और डिवाइड बाय करेंगे आपका जो है टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है 14,000 रुपीज़ है, ठीक है। इन दोनों का डिवीज़न करेंगे और आपका जो है सामने आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 0.1565, जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये ए के लिए। बी के लिए भी इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन आपका है, और डिवाइड बाय करेंगे टोटल आपका जो वैल्यू है, ठीक है, टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो वही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.2331, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझानी थी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है ना, जितना कम होगा उसका रिस्क जो है कम माना जाएगा, और वेरिएंस जो है जितना ज़्यादा होगा रिस्क उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों की कंपैरिजन कीजिए, 0.1565 और 0.2331। तो इन दोनों में से लेस कौन है और ज़्यादा कौन है। तो देखिए, यहाँ पे लेस जो है वहाँ पे रिस्क कम होगा, और जो ज़्यादा है, मोर है, वहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा होगा। अमाउंट ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, अमाउंट कम है, रिस्क कम है, इतना समझिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ए में जो है 14,000 है, और बी में जो है 18,000 है। मतलब कि प्रोजेक्ट ए में एक्सपेक्टेड वैल्यू कम है, लेस है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है बी के लिए मोर है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इस चीज़ का, रिस्क का, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप लास्ट में जो है अपना कंक्लूजन दे के आएंगे, ठीक है, जब भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा जाए तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये इलस्ट्रेशन ख़त्म होता है। तो यहाँ पे आप एक लाइन भी लिख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट ए में है, जो रिस्क है वो कम है प्रोजेक्ट बी के कंपैरिजन में। वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, आप देख सकते हैं। इन प्रोजेक्ट ए, ठीक है, ये कहाँ गया, इन प्रोजेक्ट ए
आपका जो रिस्क है वो 0.15 है, ठीक है। और प्रोजेक्ट बी की बात करें तो प्रोजेक्ट बी में जो है आपका रिस्क जो है वो 0.23 है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका रिस्क कम है? प्रोजेक्ट ए का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए जो है वो बेटर है बी से, ठीक है। क्लियर हुआ सर? हाँ। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आपको इलस्ट्रेशन पूछा गया था। बेसिकली आपको इलस्ट्रेशन 3 आपको याद होना चाहिए, वहीं पे जो कैलकुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की करी थी वही आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हेलो दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट आप इलस्ट्रेशन गेम खेलने के लिए तैयार है? हाँ, एक एफएम है और गेम ही है, एक तरीके से गेम ही खेलना है। 2-3 आप फॉर्मूला याद कर लीजिए और वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लीजिए, बस ऐसा ही तो खेल है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 5 पे आ गए हैं हम, और इलस्ट्रेशन 5 में कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ आ चुके हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया है, आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे आपको दे रखा है प्रोजेक्ट जो है वो 100 लाख रुपीज़ का है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको यहाँ पे कुछ नया दिया रखा है। इलस्ट्रेशन 4 तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। क्या है? रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 7%, और जो एक्सपेक्टेड है, मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है रिस्क प्रीमियम का, वो भी 7% है, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने 100 लाख रुपीज़ लगाए हैं, उसका जो टाइम है ना, लाइफ, वो 5 ईयर का है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कैश फ्लो की नीचे दे रखी है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो लाख रुपीज़ में है, मतलब कि 25 लाख, 60 लाख, इस तरीके से। नीचे पूछा गया है क्वेश्चन में कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम अभी तक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना जानते थे। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने प्रीवियस जो इलस्ट्रेशन में भी निकाला था, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हमने निकाला था इलस्ट्रेशन 1 में, ठीक है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता था आपको पता ही है। आप जो है पीवी फैक्टर से इंटू कर देते थे अपना टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसमें से माइनस कर देते इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे कुछ नया पूछा है। क्या पूछा है? आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन मेथड आपको दी रखी है कि रिस्क फ्री रेट के हिसाब से निकालना है, और रिस्क फ्री रेट आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 7%। आइए, बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ भी ऐसा यहाँ पे टेक्निकल देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सबसे पहले अपना आंसर में लिख लीजिए। ईयर आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5, 5 साल की उसकी लाइफ है, એટલે मिस आपको जो है 5 साल तक जो है अमाउंट दे रखी है। कैश फ्लो आप लिख लीजिए आंसर में सबसे पहले, तो यहाँ पे आपने लिख लिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या? अब आपको देखना है कि आपका जो आपको पूछा किस तरीके से, रिस्क फ्री रेट के हिसाब से पूछा है, तो रिस्क फ्री रेट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 7%। बस 7% को आपको जो है हिसाब से निकालना है। अब देखिए 7% जो हम पीवी फैक्टर निकालते थे, आपको याद हो तो, वही आपको यहाँ पे करना है। फर्स्ट ईयर के लिए किस तरीके से निकलता है? 1/1 प्लस आर। आर यहाँ पे कितना है? 7%। तो बस ये फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो है आंसर आएगा। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए बात की जाए तो आपका जो 1/1 प्लस आर, आर कितना है? 7%, लेकिन ये सेकेंड ईयर के लिए है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। फिर थर्ड ईयर के लिए 1/1 प्लस आर 7% है जो कि, और यहाँ पे थर्ड ईयर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे फोर्थ ईयर के लिए 1 प्लस आर 7% जो है आर, और यहाँ पे करेंगे 4। और यहाँ पे फिफ्थ ईयर के लिए जो है आप करेंगे 1 प्लस 7%, और यहाँ पे कर दिया 5। क्लियर हुआ? और वही आपका आंसर यहाँ पे आ रहा होगा। देखिए एक शॉर्टकट आपको रीत तो पता ही होगा कि ये कैसे निकलता है, मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा। आप कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए, ये मान लीजिए आपका कैलकुलेटर है। यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको देखिए, मैंने सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए मैंने आपको बताया कि 1/1 प्लस 7% आपको करना है। 1/1 प्लस 7% आपको करना है, ठीक है। तो 1/1 प्लस 7% कीजिए तो कितना होगा? देखिए 1/, आप कैलकुलेटर में क्लिक कीजिए, कैलकुलेटर में क्लिक कीजिए, 1 प्लस 7% मतलब कि 1.07, ठीक है। तो कैलकुलेटर है आपका, यहाँ पे आपको जो है 1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपको जो है कैलकुलेटर यहाँ पे, आपका कैलकुलेटर है, यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा 1, फिर यहाँ पे आपको डिवाइड का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कीजिए, डिवाइड बाई 1.7 कीजिए, 1 करना है आपको, डिवाइड बाई 1.07 करना है। तो आपका जो भी आंसर आया उसे कैलकुलेटर में ही रखिए। अब आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो आपको इक्वल टू का जो बटन आपको दे रखा है वो आपको यूज़ करना है। एक बार इक्वल टू आप दबाएंगे तो सेकेंड ईयर का आंसर निकल के आ जाएगा। सेकेंड ईयर का आंसर आपको निकल के आ जाएगा, आपके कैलकुलेटर के सामने जो है 0.873 आपका आ रहा होगा। फिर दूसरी बार वापस आप इक्वल टू दबाएंगे तो थर्ड ईयर का आंसर आ जाएगा। फिर वापस इक्वल टू दबाएंगे तो 0.763 फोर्थ ईयर का आंसर आ जाएगा, और वापस इक्वल टू दबाएंगे तो आपका जो है फिफ्थ ईयर का आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको जो है कैलकुलेटर में जो भी आपका आंसर पहले कैलकुलेशन है वो करनी है। 1/1.07 करना है, आपके सामने आंसर आएगा कितना?
0.935 इतना आ रहा है सर। हाँ, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू दबाते जाना है। एक बार इक्वल टू दबाएंगे तो आपका सामने जो है आंसर आएगा सेकेंड ईयर का 0.873, और एक बार इक्वल टू दबाएंगे तो थर्ड ईयर का, और एक बार इक्वल टू फोर्थ ईयर का, और एक बार इक्वल टू फिफ्थ ईयर का। मान लो यहाँ पे 6 ईयर दिया होता तो और एक बार इक्वल टू दबाते तो सिक्स ईयर का आ जाता। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, और कैलकुलेटर में ये ट्रिक आप सभी को पता होती है, लेकिन मैंने एक बार रिपीट कर दिया, शायद आपको ना पता हो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, आपको शायद आपको डायरेक्टली जो है इक्वल टू दबाते चलना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ पे इंटू 25 लाख इंटू 0.935, 60 लाख इंटू 0.873, तो आपका जो है प्रेजेंट वैल्यू इन कैश आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इन केस आ जाएगा। और यहाँ पे आप उसका जो है टोटल निकाल लेंगे, टोटल आपका कितना आ रहा है, टोटल आपका आएगा 244.34। बस उसमें से आपको जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट कितना था 100 लाख का वो माइनस कर लेना है, वो माइनस कर लेना है 100 लाख का जो अपना इन्वेस्टमेंट था वो आप वहाँ से माइनस करेंगे तो आपका जो है नेट अमाउंट आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपको पूछा गया था। क्लियर हुआ सर? हाँ, बस यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम वहाँ पे करते थे वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे अलग से आपको रेट दिया होगा कि रिस्क फ्री रेट इतना है और इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। बाकी सारी कैलकुलेशन जो हमने इलस्ट्रेशन 1 में 2 में करी थी वही सेम आपको यहाँ पे कैलकुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछा था, आपको यहाँ पे कुछ और भी पूछा था। क्या पूछा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिस्क फ्री रेट के हिसाब से तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, लेकिन यहाँ पे पूछा था कि ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अब एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए। एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकलता है, आपको जो है डिस्काउंट रेट जो आपको दे रखा है, रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट, रिस्क फ्री रेट आपको जो दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसमें बस आपको प्लस कर देना है क्या, जो आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, आपका जो एक्सपेक्टेशन प्रीमियम रेट है ना वो आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिस्क फ्री रेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में है 7%, और एक्सपेक्टेड जो कर रहे हैं यहाँ पे प्रीमियम वो भी आपका 7% है, 7% आपको दे रखा है तो वो भी 7% है, तो 7% आपका हो गया 14%। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 14% के हिसाब से आपको वही कैलकुलेशन करनी है जो यहाँ पे हमने करी है। वही कैलकुलेशन मतलब कि यहाँ पे जो 7% लिया था इसकी जगह आप लेंगे 14%, यहाँ पे कैलकुलेशन दे रखी है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में फिर से एक बार वही शॉर्टकट ट्रिक आपको याद करवाता हूँ। यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 14% आपको करना है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, कैलकुलेटर में कीजिए 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 14% कितना होता है 1.14। ठीक है, तो कैलकुलेटर में बटन दबाइए 1 डिवाइड बाई 1.14 इज इक्वल टू आपके सामने जो आंसर आ रहा होगा ये आंसर आ रहा होगा 0.877। बस अब आपके सामने क्वेश्चन, आपका ये जो 877 आपका आंसर है ना वो कैलकुलेटर में ऐसे ही रखिए। सेकेंड ईयर के लिए आपको लेना है तो बस एक बार इक्वल टू दबाइए, एक बार इक्वल टू दबाइए, आपके सामने जो है 769 आ रहा होगा आंसर। उसके बाद और एक बार इक्वल टू दबाएंगे तो थर्ड ईयर का आंसर आ जाएगा, और एक बार इक्वल टू फोर्थ ईयर का, और एक बार इक्वल टू फिफ्थ ईयर का। क्लियर हुआ सर? हाँ, तो बस आपके सामने यही कैलकुलेशन थी। अब इंटू कर देंगे आप इनका, और इंटू करने के बाद टोटल आपकी जो है प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी, और प्रेजेंट वैल्यू में से अपना जो इन्वेस्टमेंट का खर्चा है टोटल वो माइनस करने से आपकी नेट वैल्यू आपके सामने होगी 99.79। क्लियर हुआ सर? ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट अब इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। हेलो दोस्तों, तो आइए 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 इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 6 में आपको जो है एक मेथड नहीं पढ़नी है, जैसे कि हमने इलस्ट्रेशन 5 में रिस्क फ्री रेट के हिसाब से हमने कुछ मेथड पढ़ी थी कि प्रेजेंट वैल्यू आप निकालिए रिस्क फ्री रेट से, तो वो मेथड किस तरीके से थी हमने वहाँ पे देखा था। यहाँ पे अभी आपको एक नई मेथड देखनी है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। किस तरीके से निकलती है अभी दिखाता हूँ। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देख रखा है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 45 लाख रुपीज़ का है, रिस्क फ्री रेट आपको जो है 5% दे रखा है, और पूछा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू तो निकालिए लेकिन किस मेथड से, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक से। अब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक कैसे निकलती है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्वेश्चन में ही सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट अमाउंट आपका जो है पॉइंट दे रखा होगा, वो आपको जो है सिंपली इनटू कर देना है। मतलब कि आपको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा होगा और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा होगा, बस आप इन दोनों को इनटू करते चले जाएंगे। आप इन दोनों को इनटू करेंगे, यहाँ पे 10 लाख इंटू 0.9, 15 लाख इंटू 0.85, 20 लाख इंटू 0.82, 25 लाख इंटू 0.78। अब बस इंटू नहीं करना है, आपको डिवाइड बाई क्या करना है, डिवाइड बाई करना है जो आपको रेट दे रखा है ना, रिस्क फ्री रेट। तो जो रिस्क फ्री रेट आपको दे रखा है ना उसे आपको डिवाइड बाई करते जाना है, लेकिन डिवाइड बाई तरीके से करना है, वही आपका जो 1 + R करना है आपको फर्स्ट ईयर के लिए।
ठीक है, 1+R, 1 प्लस आपका जो R कितना है 5%। फिर सेकेंड ईयर के लिए आप जो है यहाँ पे सेकेंड ईयर है ना, तो सेकेंड ईयर के लिए स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वही जो मैंने आपको कैलकुलेशन आगे भी बताई थी पिछले इलुस्ट्रेशन में, वही कैलकुलेशन है। फिर थर्ड ईयर के लिए क्यूब करेंगे 1+R क्यूब। फिर फोर्थ ईयर के लिए 1+R 4 टाइम, ठीक है। तो बस यही बात आपको करनी है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड बाई करते चलना है, तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। और नेट प्रेजेंट वैल्यू में से आप जो है अपना खर्चा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है आपने जितने भी करी थी वो माइनस कर देंगे, तो आपकी जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ आपने जब भी करी, इसका टोटल जो निकाला है इस चीज़ का इतना, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, टोटल, ठीक है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अगर इसमें से अगर आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं तो आपकी जो अमाउंट निकल के आती है उसे हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हुआ सर? हाँ, तो बस नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। हेलो दोस्तों, चलिए, तो इलुस्ट्रेशन 6 आप मेरे साथ पढ़ चुके। इलुस्ट्रेशन 6 हमारे साथ आपने पढ़ा था कि सर्टेनिटी, मतलब कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक किस तरीके से आप जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते, वो देखा था। अब इलुस्ट्रेशन 7 पे आइए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की जो है तरीका यहाँ पे बदला गया है। इवन आपकी जो है एक न्यू मेथड भी पढ़नी है, ठीक है, न्यू तरीके से। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि एक्स लिमिटेड एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और इनकी जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो है वो आपको दे रखी है 400 करोड़ रुपीज़ है, और एनुअल जो यूनिट आपका सेल हो रहा है वो 5 करोड़ रुपीज़। फिर यहाँ पे 5 करोड़ एनुअल यूनिट सेल है, ठीक है, रुपीज़ नहीं है। तो देखिए, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है, आपको यहाँ पे वेरिएंस दे रखा है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, और डिस्काउंट रेट आपको यहाँ पे 6% दे रखा है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है जो आप कॉस्ट अकाउंट में ग्रुप 1 का जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंट, वहाँ पे पढ़ते थे। मतलब कि आप कंट्रीब्यूशन निकालते थे, कैसे निकालते थे, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते थे तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता था। उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों ज़रूरत पड़ेगी ये भी आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कैलकुलेट कीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेट करना है आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी। भाई, हमारा फॉर्मूला इलुस्ट्रेशन 1, 2 से पढ़ के आ रहा है, क्या फॉर्मूला है हमारा? फॉर्मूला है कि आपका जो कैश फ्लो है ना, आपको कैश फ्लो से इनटू करना होता है आपका पीवी फैक्टर, जो अमाउंट निकल के आता है पीवी फैक्टर इनटू करना है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत किसकी पड़ रही है? हमें ज़रूरत यहाँ पे है कैश फ्लो की, कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो की ज़रूरत होगी, तो कैश फ्लो ही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो आपके सामने कैश फ्लो निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन दी है। अब तक क्या होता था कि आपको कैश फ्लो क्वेश्चन में ही दे रखा होता था, लेकिन इस बार आपको जो है कैश फ्लो निकालना होगा। बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट अकाउंट में आप पढ़ते थे और नहीं भी पढ़ा है तो देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप सेल और सेल में से वेरिएबल कॉस्ट अपनी माइनस करते हैं। अब देखिए, सेल पर यूनिट आपको दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट दे रखी है। इसमें से माइनस करने से आपका जो भी आंसर आता है उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आपके सामने हो आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से आप जो है अमाउंट अपना जो टोटल सोल्ड कितना किया है यूनिट, 5 करोड़। तो 5 करोड़ को अगर आप इंटू कर दे कंट्रीब्यूशन से, या फिर अपना जो अमाउंट निकल के आया पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, उससे आपको इंटू कर देना है। 50 इंटू 5 करोड़ कीजिए ज़रा, 50 इंटू 5 करोड़ 250 करोड़ टोटल आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। टोटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? टोटल हमारी जो सेलिंग प्राइस है ना, उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस की और आपका जो है टोटल कंट्रीब्यूशन आपका सामने आ चुका है, ठीक है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम जो है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपका जो है नेट कैश फ्लो आ जाएगा, ठीक है, नेट कैश इनफ्लो। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि भैया हमें जो है ये 5 करोड़ यूनिट्स है ना, उसे इनटू क्यों करना पड़ा? मतलब यहाँ पे जो हमारा कैश आपका कंट्रीब्यूशन तो आ चुका था 50, इसमें से डायरेक्ट हम फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं माइनस कर सकते थे? देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए माइनस नहीं कर पाए क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल आपको बेसिस पे दे रखी हो। फिक्स्ड कॉस्ट तो पर यूनिट तो होती नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल ही हमेशा होती है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट हो सकती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी टोटल होती है, टोटल प्रोडक्शन पे जो भी लगता है। इस वजह से जो है हमें भी जब फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना था तभी तो हमें कैश फ्लो मिल पाता। इस वजह से जो है हमें जो है टोटल पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ा, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हमने माइनस किया, तब जाके जो है हमें कैश फ्लो मिल पाया। और कैश फ्लो मिल पाया, हमारा काम खत्म हो गया। 200 करोड़ आपका जो है कैश फ्लो आ चुका है। और कैश फ्लो आपका 200 करोड़ जो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि जो ये इनफ्लो आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो इनफ्लो आ रहा है वो इनफ्लो आपको 3 सालों तक मिलता रहेगा। तो 200 करोड़ जो आपका आंसर आया है वो 1 साल के लिए है, तो ऐसे 3 सालों के लिए मिलता रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर।
आपने इन्वेस्ट कितना किया था 400 करोड़, वो तो क्वेश्चन में दे रखा था ना, आपने 400 करोड़ इन्वेस्ट किया था। टोटल आपका कैश आउटफ्लो कितना है 400 करोड़। कैश आउटफ्लो मतलब कि आपने जो खर्चा किया वो 400 करोड़ का किया, और आपको 3 सालों तक आपको जो है 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ अमाउंट मिलती रही। अब बस आपको यहाँ पे इंटू करना है पीवी फैक्टर, हमारा जो फॉर्मूला था मैंने आपको फॉर्मूला बता ही था, कैश फ्लो इंटू पीवी फैक्टर आपको करना होता है, और पीवी फैक्टर के लिए डिस्काउंट रेट भी आपको ऑलरेडी गिवन होगा 6%, तो बस आपको वही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ईयर ही नहीं है तो वहाँ पे कोई पीवी फैक्टर हो ही नहीं सकता, वहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो मतलब कि वही जो अमाउंट आपका यहाँ पे था वही अमाउंट यहाँ पे आएगा 400 करोड़। ठीक है, यहाँ पे ईयर ही नहीं है, आपने तो सबसे पहले इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे थोड़ी ना कुछ ईयर है। ईयर तो तब से स्टार्ट होगा जब आपका इनफ्लो मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आपको इनफ्लो मिला 200, तो फर्स्ट ईयर में 200 कैसे निकल के आया, अपनी जो कैलकुलेशन है 1/1 प्लस आर, आर यहाँ पे कितना है 6%, तो बस वही आपको यहाँ पे करना है 6% आपको यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 6% कितना आंसर आ रहा है ज़रा बताना मुझे, आ रहा है ना कितना, हाँ वही आ रहा है ना 0.943। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे कैलकुलेटर में यही रहने दीजिए, आपका आंसर कितना है 0.943396, यही आपको रहने देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है, इक्वल टू एक बार प्रेस कीजिए तो सेकेंड ईयर का आपका जो है पीवी फैक्टर आएगा। ठीक है, 0.890 ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वही रहने दीजिए, अगर और एक बार इक्वल टू करेंगे तो थर्ड ईयर के लिए आपका आंसर आ जाएगा। एक सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू प्रेस कीजिए, आपका 0.840 आएगा। यहाँ पे 3 ईयर ही है, अगर 4 ईयर दिया होता तो और एक बार इक्वल टू आप प्रेस करते तो आपके सामने 4th ईयर का पीवी फैक्टर आ जाता। ठीक है, तो बस यही बात है, आप उसे इंटू करेंगे तो आपके सामने जो है प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपके सामने होगी। क्लियर हुआ सर? हाँ, तो बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई थी जो हमने निकाल दी। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक ही नहीं पूछा था, दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे कहा है कि कंप्यूट कीजिए, आप जो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसे आपको कंप्यूट करना है कंसीडर करके 2.5% एडवर्स वेरिएंस इन ईच वेरिएबल। अब यहाँ पे इसे कंसीडर करते हुए आपको जो है आगे चलना है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से वेरिएबल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगी, कौन से वेरिएबल में सबसे ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को मिलती है, वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। आइए कैलकुलेशन करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, आइए देखते हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, सेकंड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको जब ये कहा जाए कि कोई एक वेरिएबल में कुछ चेंज हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट है, फेवरेबल है, तो इस इफेक्ट को मतलब कि ऐसे यहाँ पे कुछ दिया जाए तो इसे ही हम कहते हैं सेंसिटिव एनालिसिस। क्या कहते हैं? सेंसिटिव एनालिसिस यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ये सेंसिटिव एनालिसिस आपको करना होता है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई एक जो वेरिएबल है उसमें कुछ चेंज हो रहा है ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे जाएगा। ठीक है, याद रखिए सेंसिटिव एनालिसिस में किसी एक फैक्टर में ही चेंज हो सकता है। ठीक है, किसी भी एक फैक्टर में चेंज होगा, बाकी रिमेन सेम होते हैं। अब क्या है, समझ में नहीं आया, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पे 2.5% एडवर्स। अब एडवर्स का मतलब आप समझते हैं, एडवर्स का मतलब नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, एक तरीके से हमारा जो नेगेटिव मतलब कि कॉस्ट है तो कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ना मतलब कि एक नेगेटिव इफेक्ट है। या फिर हम सेल की बात करें, सेल तो हमारे लिए अच्छा है, तो इसमें एडवर्स क्या हो सकता है, सेल कम हो जाए, सेल कम हो जाए तो हमारे लिए एक तरीके से नेगेटिव है, कॉस्ट बढ़ जाए तो एक तरीके से नेगेटिव है। तो इस तरीके से नेगेटिव इफेक्ट आ चुकी है 2.5% के हिसाब से। और कहा गया है कि वेरिएबल इन ईच वेरिएबल, वेरिएंस इन ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल में आप एक चेंजेस करके दिखाइए। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको कहा कि सेंसिटिव इफेक्ट में क्या होता है, किसी एक ही वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे तो काफ़ी सारे वेरिएबल हैं। वेरिएबल की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास है इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है, आपके पास सेल्स है, ठीक है, यूनिट, आपके पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट के हिसाब से है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, आपके पास फिक्स कॉस्ट है, और डिस्काउंट फैक्टर तो वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है, वो तो परसेंटेज है। तो यहाँ पे 5 तरीके के वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं बताया है कि कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे पांचों वेरिएबल को एक तरीके से एक एक करते हमें जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है इस तरीके से दिखाना होगा। देखिए एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज होगा, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि केस वन मान लूँ कि यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट, वो 2.5% एडवर्स चल रही है। अब कॉस्ट है तो कॉस्ट में हमारा एडवर्स क्या हो सकता है, कॉस्ट बढ़ जाए तो ही हमारे लिए एडवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 400 करोड़ से उसमें अगर 2.5% बढ़ा दूँ तो हमारे लिए एक तरीके से एडवर्स होगी। ठीक है, तो अगर ये बढ़ती है तो बाकी के सारे जो वेरिएबल है ना वो सेम हो गए, मतलब कि यहाँ पे 5 करोड़ ही होगा,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो 100 रुपीज़ ही होनी चाहिए, ठीक है। सारी एक तरीके से जो है इक्वल ही होना चाहिए, मतलब कि एक ही वेरिएबल में चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आप केस 2 मान ले कि हमें जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट में चेंज हो रहा है, जो हमारा यूनिट सेल यूनिट है, केस 2 मान लिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, कहाँ पे, सेल में, यूनिट सेल में चेंज हो रहा है। कितना, 5 करोड़ सेल था। अब सेल में हमारा एडवर्स क्या हो सकता है, अगर सेल बढ़ जाए तो हमारे लिए फेवरेबल है भाई, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हमें एडवर्स करना है तो क्या हो सकता है, सेल को हम घटा दें तो एडवर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2.5% करना होगा, तो इसे ही तो हम एडवर्स कहते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कहा है कि एडवर्स इफेक्ट देनी है, ठीक है। तो हर एक के लिए यहाँ पे आपको जो है एक एक तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। यहाँ पे सेल प्राइस पर यूनिट दे रखा है। अब सेल में तो मैंने आपको बताया, सेल में एडवर्स क्या हो सकता है, माइनस होगा, सेल कम होगी, ठीक है, तो ही तो एडवर्स होगा, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 2.5%, ठीक है। फिर केस, ये आपका केस 3 था। केस 3 में हमने मान लिया कि सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस में कुछ चेंजेस आ रहा है, एडवर्स आ रहा है। अब केस 4 मान लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, बाकी सारी की सारी जो है वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो केस 4 हमने मान लिया, केस 4 हमने मान लिया कि वेरिएबल कॉस्ट में एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। अब देखिए ये कॉस्ट है, कॉस्ट में हम कब कहेंगे कि ये एडवर्स है, भाई कॉस्ट हमारी बढ़ जाए तो ही हमारी नेगेटिव इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट को बढ़ाना होगा 2.5% से। हमें सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि हमें नेगेटिव इफेक्ट देनी है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एडवर्स इफेक्ट देनी है, नेगेटिव इफेक्ट देनी। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है तो ये भी एक तरीके से कॉस्ट है। यहाँ पे मान लेते हैं कि केस ये 5 है, ठीक है। केस 5 आपका 50 करोड़ जो है फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ये भी एक तरीके से कॉस्ट है। हम एडवर्स इफेक्ट कब बोलेंगे, जब ये हमारी कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है। तो हमें इसे भी +2.5% के हिसाब से बढ़ाना है। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दे रखा है, बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन, ये जो आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सबसे पहले लिखी है बेस। अब सबसे पहले हम मान लेते हैं केस 1 मैंने आपको बताया था कि इनिशियल कैपिटल जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर उसमें एडवर्स इफेक्ट आ रही है, 400 करोड़ थी, अब हमारी कॉस्ट बढ़ चुकी है 2.5% से, तो 400 + 2.5% करना कितना आ रहा है, 410। तो यहाँ पे देख लीजिए बाकी सारे रिमेनिंग जो है सेम हो गए, बाकी सारे फैक्टर जो है वो सेम हो गए, सेल प्राइस हो गया, वेरिएबल हो गया, आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे देख लीजिए वो भी आपका सेम रहेगा, बाकी सारे जो है फैक्टर सेम हो गए। मैंने आपको बताया सेंसिटिव एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर, आपका एक ही वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेंज किया तो बाकी सारे जो वेरिएबल है वो सेम हो गए। तो इस तरीके से आपका जो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जो क्वेश्चन में दे रखा था वही सेम है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 50 रुपीज़ आ गया, ठीक है। और 50 रुपीज़ और 5 करोड़ आपकी यूनिट्स है, तो 50 × 5 करोड़ करेंगे तो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 250 करोड़। और 250 करोड़ में से जो फिक्स कॉस्ट है आपकी क्वेश्चन में वो माइनस कर देंगे, तो आपका जो है कैश इनफ्लो आपका सामने आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये जो है पीवी ऑफ नेट कैश फ्लो वो आपको डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। पहले आप सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने जो है केस 2 मान लिया कि सेलिंग प्राइस जो है वो उसमें एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर सेलिंग प्राइस में एडवर्स इफेक्ट आए तो क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। सीधी सी बात है, माइनस करना चाहिए। माइनस करेंगे तभी तो उसे हम कहेंगे कि भैया एडवर्स इफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, यहाँ पे पर यूनिट की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पे 100 रुपीज़ पर यूनिट, तो वो से माइनस करेंगे 2.5% से, तो ये आपका आंसर आएगा 97.5। अब देखिए यहाँ पे किसी भी एक ही चीज़ को आप बदल सकते हैं, ठीक है, बाकी सारे सेम हो गए। तो 97.5 ये आपका सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है, बाकी सब सेम हो गए, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही होगी, तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी, 47.5। 97.5 में से 50 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। उसमें से आप जो है अपना जो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, इंटू करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, 5 करोड़ यूनिट थे हमारे, तो इंटू कर दिया। उसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट भी वही सेम रहेगी। एक ही वेरिएबल चेंज हो सकता है सेंसिटिव एनालिसिस में, एक बात आप जो है अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस हो सकता है कि आपकी वेरिएबल जो कॉस्ट है ना वो आपकी बढ़ जाए, मतलब एडवर्स इफेक्ट आ जाए। एडवर्स इफेक्ट हम किसे कहते हैं, बढ़ जाए तो कॉस्ट आपकी बढ़ती है तो हम उसे कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो पहले 50 रुपीज़ था वेरिएबल कॉस्ट, उसे 2.5% से बढ़ा दो तो 51.25, बाकी सारे जो है सेम रहेंगे। 100 रुपीज़ आपकी सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है, तो कंट्रीब्यूशन आपका 48.75 आ गया। उसे नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर दिया तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया, और टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम जो है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा टोटल आपका कैश फ्लो, ठीक है।
फिर हम नेक्स्ट केस मान सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट में जो है एडवर्स इफेक्ट आ रही है, बाकी सारे वेरिएबल सेम है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में जो है एडवर्स इफेक्ट आ रही है, बाकी सारे वेरिएबल सेम है, तो 100 माइनस 50 आपका कंट्रीब्यूशन इंटू करेंगे नंबर ऑफ यूनिट, 5 करोड़ नंबर ऑफ यूनिट है, तो ये आपका आ गया 250 करोड़ आपके टोटल कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से जो है फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट में हमने माना है कि एडवर्स इफेक्ट आया है 51.25 आपका करोड़ रुपीज़ जो है आ चुका है, और आपका जो है आंसर आएगा, माइनस करेंगे 250 में से 51.25 माइनस करेंगे तो आपका जो है नेट आपका जो कैश फ्लो है वो आपके सामने होगा। इसके बाद हमने मान लिया कि जो आपका यूनिट सोल्ड है ना, जो आपका ईयरली, यहाँ पे देखिए किस तरीके से आया, यहाँ पे ये रहा यूनिट आपके जो सोल्ड है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो 5 करोड़ है उसमें एडवर्स इफेक्ट किस तरीके से आती है, अगर माइनस कर दिया जाए मतलब कि कम हो तो उसे एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। तो 5 करोड़ में से अगर 2.5% माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा 4.875 करोड़। ठीक है, ये चेंज हुआ है, तो बाकी सारे जो है अमाउंट सेम हो गए। 100 रुपीज़ आपका पर सेल वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट 50 है, माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपका, कंट्रीब्यूशन से इनटू करेंगे आप नंबर ऑफ यूनिट। अब नंबर ऑफ यूनिट जो है सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है, पहले 5 करोड़ हुआ करता था, अब एडवर्स इफेक्ट आई है, तो यहाँ पे इसे इंटू करेंगे तो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन आ गया 243.75 करोड़। ठीक है, और इसमें से आप जो है अपना फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो, आपका नेट कैश फ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करता हूँ नेट कैश, आपके जो पीवी है, पीवी ऑफ नेट कैश फ्लो। ठीक है, अब देखिए पीवी जो है आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर, जब भी पीवी की बात होगी तो हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर ही देखना पड़ेगा। कितना फैक्टर आपको दे रखा है, डिस्काउंटेड फैक्टर आपको यहाँ पे दे रखा है। डिस्काउंटेड फैक्टर जो है वो है आपका 6%। 6% आपको फैक्टर दे रखा है, और कितने साल है टोटल, ईयर कितने हैं यहाँ पे दे रखा है 3 ईयर टोटल। बस हमें इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब देखिए किस तरीके से निकालेंगे हमें पीवी। देखिए सबसे पहले साल जो फर्स्ट ईयर की बात करूँ, फर्स्ट ईयर, तो उसमें जो है हमारा वही फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर। आर यहाँ पे कितना है 6%, फर्स्ट ईयर के लिए आपका आंसर। फिर सेकेंड ईयर के लिए 1/1 प्लस 6% आपका स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ईयर है ना, तो अब जो है स्क्वायर करेंगे। फिर थर्ड ईयर के लिए टोटल 3 ही ईयर है, इसलिए यहाँ पे 3 ईयर्स सफिशिएंट, तो यहाँ पे करेंगे। इन सब का जो आंसर आएगा, इन सब का आपको टोटल ले लेना है, टोटल ले लेना है, और जो भी टोटल आया वो आपका आंसर होगा। टोटल पीवी फैक्टर आ गया, और पीवी फैक्टर को जो है आप सीधे सीधे नेट कैश फ्लो से, नेट कैश फ्लो जो हमने निकाला उससे इंटू कर देंगे, उससे इंटू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर में आप दबाइए, प्रेस कीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ लाइन से। आप करेंगे 1/1 प्लस 6%, मतलब कि 1 प्लस 6% कितना होता है, 1/1.06 करिए, कितना आ रहा है 1/1.06। आपका आंसर आ रहा होगा 0.9433 ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखिए कुछ भी प्रेस मत कीजिए, अब एक बार और इक्वल टू दबाइए, एक बार और इक्वल टू दबाएंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 0.889996 इस तरीके से। वो सेकेंड ईयर का आपका जो है आंसर है, वो सेकेंड ईयर का आंसर है। ठीक है, इसके बाद कुछ मत कीजिए, और एक बार प्रेस दबाइए इक्वल टू, तो आपका आंसर आ रहा होगा 0.8396। ठीक है, अब आप कुछ भी नहीं करना है, प्रेस करना है सिर्फ और सिर्फ GT। आपके कैलकुलेटर में बटन दिख रहा होगा GT ऑप्शन, बस एक बार GT दबा दीजिए, आपके सामने जो है आंसर आ रहा होगा, वो आंसर होगा आपका 2.673। क्लियर हुआ, बस यही आपको जो है हर एक कैश फ्लो से इंटू करते चलना है, मतलब कि 2.673 इंटू 200 करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 200 करेंगे तो वही आंसर जो है यहाँ पे कितना है कैश फ्लो, कैश इनफ्लो 187.5 इंटू 2.673, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। बस सब में आपको इंटू करते चलना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। कैलकुलेटर में डायरेक्टली आप GT दबा के जो है GT ऑप्शन का यूज़ करके ये आंसर निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आपकी सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका PV ऑफ नेट कैश फ्लो आ चुका है। अब इसमें से अपनी कॉस्ट जो है वो माइनस करेंगे। अब कॉस्ट जो है हमारी कितनी थी, कॉस्ट यहाँ पे आपको दे रखी थी, हमारी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट जो है वो 400 है। लेकिन यहाँ पे याद करके चलना कि यहाँ पे अगर ऊपर हमने एक केस में जो है उसको चेंज किया था, कौन से केस में, केस नंबर 2 में चेंज किया था, तो वही लेनी है। यहाँ पे 400 मत लेना, यहाँ पे 410 लेना होगा। ठीक है, तो बाकी सब में तो 400 है। ठीक है, बाकी सब में तो 400 है। ठीक है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने एक फैक्टर यहाँ पे चेंज किया था, 410 लिया था, तो वो 410 ही आपको लेना होगा। तो ये माइनस करेंगे आप जो अपनी कॉस्ट है, तो आपको नेट अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, नेट अमाउंट जो है वो आपके सामने आ जाएगी, ये आपकी नेट अमाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ।
बस परसेंटेज निकाल लेना, परसेंटेज तो सिंपल ही है, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकलती है, आप जो है यहाँ पे कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकलती है, परसेंटेज आपको पता ही होगा, फिर से एक बार मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ। इन दोनों की आपको जो है चेंज परसेंटेज निकालनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे कोई भी परसेंट आपको अमाउंट नहीं दे रखी है, ठीक है। इसके आगे कोई अमाउंट नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है 2 अमाउंट दे रखी है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे हम चेंज इन परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, परसेंटेज चेंज इन नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो कितना डिफरेंस आ रहा है ये बताना, 10। ओके, तो 10 डिवाइड बाय आपको करना होता है ये अमाउंट, जो प्रीवियस अमाउंट होती है, 10 डिवाइड बाय 134.6 कीजिए, आपका ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे माइनस क्यों है, यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पहले के मुकाबले कम हो गई, पहले के मुकाबले कम हो गई। पहले आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है हुआ करती थी 134.6, अब ये आपकी हो चुकी है 124.6, कम हो चुकी इसलिए माइनस है, इस कम हो गई इसलिए माइनस है, ठीक है। इसी तरीके से सब में आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्लियर हुआ, तो बस यही एक तरीके से सेंसिटिव एनालिसिस होता है। आप यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं कि ये सेंसिटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन में आपको दे रखा था 2.5 एडवर्स इफेक्ट देनी है, तो एडवर्स इफेक्ट के हिसाब से हम जो है चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, किसी भी एक ही वेरिएबल में जो है आप चेंज कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। तो ये ही चीज़ हमने यहाँ पे दिखी, तो ये अलग अलग केस थे, ठीक है। ये केस 1 था, ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3, इस तरीके से हर एक केस अलग अलग डिफरेंट होता है, और डिफरेंट केस में हमने देखा किस तरीके से कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको जो है डिस्कशन थोड़ा बढ़ गया। चलिए दोस्तों, तो आपके सामने अब इलुस्ट्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलुस्ट्रेशन 8, ठीक है। इलुस्ट्रेशन 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इलुस्ट्रेशन 7 आपने पढ़ लिया, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे सेंसिटिव एनालिसिस हमने पूरे का पूरा पढ़ा था। अब यहाँ पे सिनेरियो एनालिसिस पढ़ना है। अब क्या होता है, ये सेंसिटिव एनालिसिस से थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि कैलकुलेशन कम है। अब देखिए यहाँ पे सेंसिटिव एनालिसिस में भी कुछ हार्ड वगैरह नहीं था, लेकिन बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो हो सकता है आपको जो है थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, ठीक है। बाकी उसमें भी कुछ ऐसा टेक्निकल बात नहीं थी, ठीक है। इलुस्ट्रेशन 8 में देखिए सिनेरियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा सिनेरियो, पढ़ते हैं, देख लीजिए। XYZ लिमिटेड आपको यहाँ पे दे रखे हैं और काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट ए के ऊपर, और जहाँ पे उनका जो खर्चा है, टोटल आउटले जो है वो 14 लाख रुपीज़ आपको दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे कहा है कि पॉसिबल 3 केस इनफ्लो आपको जो है यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस आपको दे रखा है, मोस्ट लाइकली, बेस्ट केस, ठीक है, वर्स्ट केस। तो यहाँ पे 3 सालों में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ईयर 2, ईयर 3, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे कहा है कि एज्यूम कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल परसेंटेज है ना वो 9% है, और यहाँ पे कहा है कि डिटरमाइन एनपीवी इन ईच सिनेरियो। यहाँ पे पता चलता है कि ये सिनेरियो एनालिसिस करने के लिए बता रहे हैं हमें, ठीक है। और सिनेरियो एनालिसिस हमें कैसे करना है, आइए देखते हैं किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि इफ XYZ लिमिटेड इज सर्टेन अबाउट मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फर्स्ट 2 ईयर बट अनसर्टेन अबाउट 3rd ईयर केस फ्लो, तो फिर आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है कि व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन द 3rd ईयर। 3rd ईयर के लिए आपको एनालिसिस करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से एनालिसिस होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको काम करना होता है, अपना पीवी फैक्टर निकाल लीजिए, टोटल पीवी फैक्टर अपना कितना आ रहा है, उसके बाद जो भी काम है वो करेंगे। सिनेरियो एनालिसिस क्या होता है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले पीवी फैक्टर निकालिए। पीवी फैक्टर तो आपको पता ही है कैसे निकलता है। सबसे पहले तो ये 14 लाख रुपीज़ आप लिख देंगे, वहाँ पे ईयर कितना होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आउटफ्लो जो है आपका 14 लाख रुपीज़ है, ठीक है। 14 लाख रुपीज़ आपका आउटफ्लो है, और यहाँ पे कुछ भी इंटू नहीं होगा, आपका आंसर जो है पीवी 14 लाख रुपीज़ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पीवी फैक्टर नहीं होता है, पीवी फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ईयर 0 है इस वजह से। उसके बाद से आपका जो है इनफ्लो स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर से जो है आपकी पीवी फैक्टर स्टार्ट होता है। पीवी फैक्टर किसके हिसाब से, 9% के हिसाब से। तो बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, वही हमारा जो फॉर्मूला अभी तक बताता आ रहा हूँ, 1 डिवाइड बाई 1 + 9%। फिर सेकेंड ईयर के लिए 1 डिवाइड बाई 1 + 9% स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 + 9% क्यूब। क्लियर हुआ। और मैंने इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बता दी है, कैलकुलेटर में डायरेक्टली आप आंसर जो है निकाल सकते हैं, इक्वल टू दबा के, ठीक है। और नहीं देखिए तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है निकाल लेंगे, टोटल ये आपका आंसर आ जाएगा पीवी फैक्टर, और इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पे पीवी आपका निकल के आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, उसका टोटल जो है वो आप लगाएंगे तो आपका जो है टोटल पीवी मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में आ रहा है, ठीक है, ये माइनस में आ रहा है। इसी तरीके से हम जो है ये वर्स्ट केस की बात कर रहे थे, ये वर्स्ट केस की सबसे पहले,
ये जो कैलकुलेशन की इसी तरीके से मोस्ट लाइकली और बेस्ट केस में भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे इसी तरीके से। 14 लाख रुपीज़ में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, 14 लाख, तो यहाँ पे पीवी भी 14 लाख ही होगा क्योंकि यहाँ पे ईयर 0 है। स्टार्ट यहाँ से होगा 550, 450 और 800 जो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। अब इंटू करेंगे, पीवी आपका ऑलरेडी कैलकुलेट है, हमने पीवी कर लिया, बस आपको इंटू करके जो है ये अमाउंट निकाल लेना है और इस अमाउंट को जो है 14 लाख रुपीज़ माइनस है उसमें से माइनस कर देना है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। कहाँ गया ये अमाउंट है, ठीक है, ये वाला अमाउंट आपके सामने आ चुका है। तो ये अमाउंट आपके सामने आ चुका है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका फेवरेबल मतलब कि प्लस में आपका आंसर आ रहा है। और उसी तरीके से हम बेस्ट केस में भी इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पे भी आपका जो है आंसर प्लस में ही आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था कि इफ़ XYZ जो लिमिटेड है वो मोस्ट लाइकली रिजल्ट को जो है फर्स्ट 2 ईयर के लिए संभाल के रखता है, मतलब कि उसे जो है ऑप्शन सिलेक्ट करती है, और थर्ड ईयर के लिए जो है अनसर्टेन है अबाउट थर्ड ईयर यहाँ पे कि कौन सा सिनेरियो जो है सिलेक्ट किया जाए, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है देखना ज़रा। अब देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन में तो बोल ही रखा था कि फर्स्ट 2 ईयर जो है ना वो तो उनका सीधा सीधा फिक्स ही है कि वो जो है मोस्ट लाइकली का जो अमाउंट है रिजल्ट है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे तो ठीक ही है। तो फर्स्ट 2 ईयर के लिए तो मोस्ट लाइकली जो 550 और 450 ये आपको 1000 में अमाउंट दे रखा है, मतलब कि 5,50,000 और 4,50,000 ये तो फिक्स ही है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5,50,000 और प्लस ये आपका 4,50,000 और डिवाइड बाई जो हम इसी तरीके से कैलकुलेशन करते थे ना, आपको पता ही है, डिवाइड बाई 1+r करते थे, यहाँ पे 1+r का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्यूब करेंगे, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। और थर्ड ईयर में क्वेश्चन में उसने बोला था कि अबाउट थर्ड ईयर क्या कर रहे हैं वो लोग, वो कह रहे हैं कि भैया अबाउट थर्ड ईयर के लिए वो सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर वर्स्ट जो आपका केस है सिनेरियो उसे जो है सिलेक्ट किया जाए तो क्या होगा। तो वर्स्ट केस में जो है थर्ड ईयर में 700 मतलब कि 7 लाख रुपीज़ आपका जो है अमाउंट दिया रखा है, तो अगर उसे सिलेक्ट किया जाए तो क्या होगा। तो 7 लाख हमने सिलेक्ट किया थर्ड ईयर के लिए, तो इस तरीके से आपका टोटल अमाउंट आएगा और टोटल अमाउंट में से अपनी जो कॉस्ट है 14 लाख रुपीज़ वो माइनस करेंगे, 14 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे तो ये आपका अमाउंट आ रहा है 23,871। बस यही आपको करना था। क्लियर हुआ। थर्ड ईयर में उसने क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि वर्स्ट आपको जो है कि सिनेरियो जो केस है उसे आपको सिलेक्ट करना है, तो उसका हमने अमाउंट ले लिया। और फर्स्ट 2 ईयर के लिए उसने कहा था कि मोस्ट लाइकली है, तो उस तरीके से हमने अमाउंट ले लिया। क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। तो बस यही बात थी यहाँ पे, सिंपल। अच्छा, ये एक और बात यहाँ पे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन की है ये टेबल वाली, मतलब कि ये कैलकुलेशन ये करने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, ये जो नीचे कैलकुलेशन है वो तो ऐसे ही मिल जाती। ये कैलकुलेशन तो इस कैलकुलेशन में टेबल की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने ये टेबल की कैलकुलेशन क्यों की। अरे देखो ना यार, क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पूछा है कि एनपीवी निकालिए ईच सिनेरियो के लिए, तो ये हमने फर्स्ट जो हमने पूछा था वो निकाला है एनपीवी, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है सेकंड सिनेरियो, सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी बात सही है। लेकिन उसने क्वेश्चन में एनपीवी पूछी थी तो एनपीवी कैलकुलेशन की, और सेकंड जो है वहाँ पे पूछा था सेकंड क्वेश्चन की 2 साल के लिए मोस्ट लाइकली और थर्ड ईयर के लिए वर्स्ट यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन की। मतलब कि क्वेश्चन में ही आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे तो दोनों का आंसर दिया है, ठीक है। आपकी बात सही है कि ये जो टेबल है उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछे, एक एनपीवी निकालिए, तो हमने जो है एनपीवी निकाल लिया, ये सारा एनपीवी। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन अच्छा था आपका ठीक है, चलो तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अब इलस्ट्रेशन नंबर जो है आपका 9 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करना है, स्टार्ट होते ही ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, जो डिस्कस कर चुके हैं वही चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रिपीटेशन में। यहाँ पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे कहा है कि 2 प्रोजेक्ट है और दोनों प्रोजेक्ट की जो आपको अमाउंट है कंसिडरेशन वो आपको दे रखा है 12,000 और 11,000, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको दे रखी है और नीचे जो है आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखा है आपका जो नेट कैश फ्लो है वो आपको यहाँ पे दे रखा है प्रोजेक्ट ए के लिए और उसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है। तो सीधी सी बात है, हम नेट कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से इंटू करते हैं और आपका जो अमाउंट निकल के आता है उसके लिए जो है आप पीवी जो फैक्टर होता है उससे आप इंटू करते हैं, तो पीवी रेशियो निकालने के लिए वो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे फिर प्रोजेक्ट बी के लिए जो है यहाँ पे उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले इतना क्लियर हुआ जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में पूछा है कि
आप जो है एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकालिए। अब एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो जो है आप मेरे साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस तरीके से निकालना होता है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपको एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो जो निकालना है वो कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ नेट कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी का जो है इंटू करना होता है और इसका टोटल जो है वो आपको निकाल लेना होता है। तो यही आपका जो है एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकल के आ गया। और बेसिकली ये जो है काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन में हम निकालते आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, आपको जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको हर एक के लिए दिया रखा है, तो इसके लिए आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वाला आपके सामने जो है क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकाला जाता है और वेरिएंस भी कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन करेंगे, वही फॉर्मूला हमारा, ठीक है। आप सबसे पहले जो है अपना जो आपको कैश फ्लो दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कैश फ्लो आपको जो आपने निकाल रखा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कैश फ्लो ये आपको पता है ना कहाँ से आया, ये वाला एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, स्टैंडर्ड डेविएशन उससे ही निकलता है। उससे आपको जो है इनटू करना होता है, किससे, प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर आप जो है 3 था ना, वहाँ पे आप देख चुके, तो इलस्ट्रेशन 3 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस तरीके का अमाउंट। इस कैलकुलेशन से जो है आपका आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो आपके सामने। और नेट कैश फ्लो में से जो है आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो माइनस करते हैं और इसका जो है स्क्वायर करते हैं, तो ये आपका आ जाता है क्या, वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस का जो है आप रूट निकालते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाता है। इलस्ट्रेशन 3 में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करवा दिया था, वही चीज़ यहाँ पे आपको पूछी है। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो देखिए ये जो है आपका चैप्टर नंबर, आपका इसके आगे का ही चैप्टर जो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें आप पढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपका निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपका जो भी इनफ्लो है ना, कैश इनफ्लो, उसे आपको डिवाइड करना होता है टोटल आपका जो कैश आउटफ्लो है वो। यहाँ पे आप देखेंगे कैश इनफ्लो कितना है टोटल, आपने निकाला है कैश इनफ्लो आपका कितना है, कैश इनफ्लो आपका टोटल है 12,400, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे आपने लिख दिया 12,400, और यहाँ पे आउटफ्लो आपका कितना है, यहाँ पे आउटफ्लो आपका जो है क्वेश्चन में ही दे रखा होता है। जो प्रोजेक्ट ए के लिए जो आउटफ्लो है वो 12,000, प्रोजेक्ट बी के लिए आउटफ्लो 11,000 है, और उसका जो इनफ्लो है वो आपका है 12,300। तो 12,300 डिवाइड बाई 11,000 करेंगे तो प्रोजेक्ट बी के लिए जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल के आ जाएगा। बस ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बहुत ही सिंपल है, इनफ्लो डिवाइड बाई आउटफ्लो, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो ही सिर्फ और सिर्फ आपको करना होता है यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है आप रिकमेंड कर सकते हैं और रीज़न भी बताइए। तो सबसे पहले मैं देखूँ यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से देखूँ तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, मुझे प्रोजेक्ट बी में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं प्रोजेक्ट बी को ही रिकमेंड करूँगा। और अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से देखा जाए, स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब होता है रिस्क। देखिए यहाँ पे बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड डिवीजन आप निकालते हैं ना, तो इसका मतलब होता है रिस्क। जो भी आंसर निकल के आता है उसे आपको रिस्क के तरीके से देखना होता है। मतलब देखिए प्रोजेक्ट ए में आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना आया है, 2416.61। प्रोजेक्ट बी में स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, 2147। ये एक तरीके से आपका रिस्क अमाउंट है। तो आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि रिस्क किस में कम है। तो प्रोजेक्ट बी में मुझे यहाँ पे रिस्क कम लग रहा है, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से देखा जाए तो प्रोजेक्ट बी ही रिकमेंड कर सकते हैं हम। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखें या फिर स्टैंडर्ड डिवीजन, प्रोजेक्ट बी इज़ अ बेटर। तो वही चीज़ें यहाँ पे आपकी लिखी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से देखा गया है, रिस्क जो है वो प्रोजेक्ट बी में जो है वो लोअर है प्रोजेक्ट ए के मुकाबले, ठीक है। प्रोजेक्ट ए के मुकाबले जो है यहाँ पे लोअर देखने को मिलता है, ठीक है। और बस इसी तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट बी जो है हम रिकमेंड करेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 9 आपका ख़त्म होता है।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 9 तक आप सारे वीडियोस देख चुके हैं। प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के रख दी है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है, तो वहाँ पे आप जाके जो है पूरी प्लेलिस्ट में जो है जितने भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के हैं वहाँ पे डाल दिए है, तो वहाँ जाके आप पूरे क्वेश्चन जो है जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है वो डाल दिए, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन 10 वैसे तो ये करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि किसी को दिक्कत आए, तो मेरा तो काम है हर एक क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस कर दिया जाए। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन तो आपको वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे सिंपल हो हार्ड हो। सिंपल होता है तो मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ और हार्ड है तो कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इलस्ट्रेशन 10 में क्या पूछा है, आपको करना है एनालिसिस, सेंसिटिव एनालिसिस करना है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सेंसिटिव एनालिसिस का पूरा क्वेश्चन देख चुके हैं। इलस्ट्रेशन 8 था ना, हाँ इलस्ट्रेशन 8 था, वो आप पहले देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि इलस्ट्रेशन 8 में टाइम लेके जो है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिपीट कर दी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं इन्फॉर्मेशन बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस्ट आपको दे रखी है, इसके बाद एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है, लाइफ जो है वो 4 साल की है और 10% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अब यहाँ पे कहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि जो 3 फैक्टर्स आपको दे रखे हैं ना, ये 3 फैक्टर जो है प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव इफ़ वेरिएबल इज एडवर्सली अफेक्टेड 10%। अब यहाँ पे 10%, इलस्ट्रेशन 8 की बात करें तो वहाँ पे 2.5% हुआ था। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 में ऐसा ही क्वेश्चन था। ये छोटा क्वेश्चन है, वहाँ पे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रखा था। तो यहाँ पे कहा है कि अगर एडवर्स इफेक्ट हो रही है 10% के हिसाब से, यहाँ पे 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 फैक्टर ये आपके सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं। 3 फैक्टर 1,20,000, 45,000 और ईयर जो है आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है और यहाँ पे कहा है कि एडवर्स इफेक्ट लगाइए 10% के हिसाब से। ओके ओके, कैलकुलेशन करते हैं चलिए। तो इलस्ट्रेशन 8 में जब हमने जो है पढ़ा था उसी तरीके से तीनों जो आपका फैक्टर है उसमें हम एडवर्स इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन भी आपको दे रखी है कि सबसे पहले आपको जो है कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें उन लोगों ने जो है एडवर्स इफेक्ट लगाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एडवर्स इफेक्ट लगाई है, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। देखिए कॉस्ट में आपकी एडवर्स इफेक्ट लगाई है, एनुअल कैश फ्लो में एडवर्स इफेक्ट लगाती है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एडवर्स इफेक्ट लगेगी। ईयर में तो कोई एडवर्स इफेक्ट लगती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसमें एडवर्स इफेक्ट लगेगी, इसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 11% आपको लगाना है। यहाँ पे 11% हो जाएगी। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये तो हमने लिख दिया 11%। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपकी कॉस्ट जो है 1,20,000, अगर यहाँ पे बड़ा है तो एडवर्स कहा जाएगा या फिर कम करे तो एडवर्स होगा। भाई कॉस्ट हमारी बढ़ती है तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारी एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात करी गई है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1,20,000 है, उसे हमने जो है बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 1,32,000। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दे रखी थी कि आप पीवी रेशियो की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, तो पीवी ऑफ जो है आप निकाल पाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट दे रखा है, अगर नहीं दे रखा तो हम 4 ईयर का निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है ना। ये अमाउंट मान लीजिए, ये अमाउंट दे ही नहीं रखा है, ये अमाउंट नहीं दिया है, तो कैसे निकालते हैं भाई? कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ 4-5 बटन तो दबाने हैं। किस तरीके से? यहाँ पे परसेंटेज कितना है? 10%, तो 1/1.1 हमारा जो फॉर्मूला था 1/1 + r। ठीक है, तो 1/1.1 कीजिए और कितने साल है? 4, तो 4 बार इक्वल टू दबाइए, 4 टाइम इक्वल टू दबाइए और फिर जीटी प्रेस कीजिए। जीटी प्रेस जैसे ही करेंगे आपका आंसर आपके सामने होगा 3.169, यही आंसर होगा। ये जो आपको दे रखा है यही आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इतने इलस्ट्रेशन में कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ ये ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि अगर कैश इनफ्लो जो है आपका 45,000 है। ठीक है, कैश इनफ्लो जो है 45,000 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये तो ईयर एंडेड तक आपको मिला होगा। मैंने आपको इलस्ट्रेशन 1-2 उसमें डिस्कस किया था कि इनफ्लो को जो है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आपके सामने है 142,605। ठीक है, उसमें से आप जो है अपना इनिशियल प्रोजेक्ट, अपना जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितना लगा है? 120 लाख रुपीज़, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 रुपीज़ लगा है, तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना निकल के आया? नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपका निकल के आया है 22,605। ये इलस्ट्रेशन 1 का जो है सेम टू सेम ये कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इलस्ट्रेशन 1 का, इलस्ट्रेशन 1 में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 में या 2 में शायद। ठीक है, तो वो इलस्ट्रेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू तो हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 फैक्टर में हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, वही चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे
सबसे पहला जो हमारा कॉस्ट था उसे तो हमने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। ये कैलकुलेशन इन लोगों ने दी है, ये जाने दो। डायरेक्ट कैलकुलेटर में लीजिए, कैलकुलेटर अपने हाथ में लीजिए। 1,20,000 प्लस 10% कीजिए, प्लस 10%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,32,000, ठीक है। 1,32,000 आपकी कॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। उसने कहा था 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कैश इनफ्लो की बात करी गई है। 45,000 जो है हमारा कैश इनफ्लो है। अब देखिए कैश इनफ्लो है तो हमें क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए या प्लस करना चाहिए। कैश इनफ्लो मतलब कि एडवर्स इफेक्ट कब कहा जाएगा, 10% हम एडवर्स, देखिए कैश इनफ्लो का मतलब होता है हम कमा रहे हैं, 45,000 हमने कमाया, तो इसमें एडवर्स कब कहेंगे, जब हमने जो ये 45,000 हमें कम मिले तो हम उसे कहेंगे कि भैया एडवर्स है, मतलब कि हमारे जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, ठीक है। अगर 45,000 से 46,000 हो जाए तो ये तो हमारे लिए एक फेवरेबल इफेक्ट है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिला है, ठीक है। हमें क्या करना है, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट कब होगा, जब हम माइनस करेंगे, मतलब कि 45,000 से कम अमाउंट मिले तो आपको कैलकुलेटर लीजिए, कैलकुलेटर में लिखिए 45,000 माइनस 10%, माइनस 10%, बस यही करना है। यहाँ पे जो है कैलकुलेशन हो सकता है आपको इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशन समझ में ना आए, मैं आपको सिंपली आपको दे रहा हूँ कि 45,000 है आपका, 45,000 अमाउंट है, 45,000 आपको कैलकुलेटर में प्रेस करना है, फिर माइनस का बटन दबाइए, माइनस का बटन दबाइए, फिर 10 लिखिए और परसेंटेज का बटन दबाइए, परसेंटेज का बटन दबाइए, बटन प्रेस किया आपने तो आपका सामने जो है आंसर होगा 40,500। क्लियर हुआ। इसके बाद तीसरा हमारा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके लिए ऑलरेडी दे रखा है कि वो 11% होगा, ठीक है। 11% होगा, वो तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो यहाँ पे वही लिख दिया, बिकम 11%। क्लियर हुआ। और वैसे भी अगर 11% ना दिया होता तो 10 प्लस 10% कर देते। यहाँ पे कैलकुलेटर में प्रेस कीजिए, 10% उसने कहा एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट हमने 10 प्लस 10% कर दिया तो ये आपका 11 ही आएगा, ठीक है। ये ना दिया होता तो हम निकाल लेते। बस अब आपको जो है एनपीवी निकाल लेना है। अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन से हमारा जो रियल एनपीवी है वो तो हमने निकाल लिया 22,605। लेकिन अगर चेंज होता है, अगर किसी एक फैक्टर में चेंज होता है, मतलब कि सेंसिटिव एनालिसिस होता है, तो हमें एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे चेंज हो रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। फर्स्ट हमने जो केस लिया था, फर्स्ट केस जो लिया है उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज हो रहा है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज हो रहा है, कितना हो गया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले 1,20,000 हुआ करती थी, अब 1,32,000 हो गई। तो पहले देखिए ये तो कैलकुलेशन सेम ही है, ये इनफ्लो की कैलकुलेशन तो वही है, मतलब कि यहाँ पे 142,605 रुपीज़ तो है ही है। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 132,000 हो गया है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो आया माइनस करके वो आपकी न्यू प्रेजेंट वैल्यू आपके सामने होगी, और वो आपका आंसर निकल जाएगा 10,605। क्लियर हुआ। तो चेंज इन आप एनपीवी कैसे निकालते हैं मैंने आपको इलस्ट्रेशन 8 में समझाया था, ठीक है। बस आपको जो है माइनस करना है और माइनस करके आपको जो है डिवाइड बाई अपना रियल एनपीवी जो है प्रीवियस एनपीवी वो आपको डिवाइड करना है। क्लियर हुआ सर? हाँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ईयर नहीं है, इलस्ट्रेशन 8 में डिफरेंट डिफरेंट ईयर थे, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद जो है इनफ्लो में चेंज हुआ है, इनफ्लो अब हमारा हो चुका है 40,500, मतलब कि यहाँ पे ये 45,000 नहीं रहा अब इस बार, ये 40,500 हो चुका है। तो 40,500 इंटू 3.169 करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे लिखने के बाद उसमें से 1,20,000 माइनस करेंगे, जो भी आपका आंसर आए वो आपके सामने होगा 8,345, और परसेंटेज आप निकाल लेंगे, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10% से 11% हो चुका है, बस इतना सा डिफरेंस था, ठीक है। 10% से 11% हो चुका है, इतना सा ही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा था। तो 10% से 11% हो चुका है, मतलब कि ये चेंज होगा, ठीक है। ये तो समझ में आता है ना आपको, ये 3.169 है ना, वो चेंज हो गया होगा। 11% के लिए कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है 3.103 अब हो चुका है, मतलब कि 45,000 इंटू अब यहाँ पे करेंगे 3.103, ठीक है। 103 था ना, हाँ 103 आप करेंगे, जितना भी आंसर आए उसमें से माइनस करेंगे 1,20,000। क्लियर हुआ। तो आपके सामने आंसर होगा 19,635। तो बहुत ही सिंपल, इलस्ट्रेशन 8 अगर आपने समझ लिया है तो मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब इलस्ट्रेशन 11 स्टार्ट करते हैं। दिखने में सबसे भयानक क्वेश्चन, और वैसे तो इजी है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखते हैं क्या दिया गया है और किस तरीके से हमें सोल्व करना है। सबसे पहले आपको PNR लिमिटेड जो है दे रखा है,
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका जो कैश फ्लो है वो आपको दे रखा है। सबसे पहले उनकी जो कॉस्ट है इस प्लांट के लिए जो हमें दे रखा है वो कॉस्ट लगती है, यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद जो है रनिंग कॉस्ट और सेविंग इतनी इतनी दे रखी है हर एक साल के लिए, मतलब कि फर्स्ट ईयर में सेविंग इतनी की है, कॉस्ट इतनी लगी है, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में सेविंग आपने इतनी करी है, यहाँ पे दे रखा है। फिर कहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो परसेंटेज है वो 12% है, और यहाँ पे पीवी फैक्टर जो है एट 12% आपको कैलकुलेशन करके दे रखी है। अगर नहीं भी दिया होता तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में 2-3 आप बटन प्रेस करके जो है आंसर निकाल सकते थे। वो ट्रिक हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको लगभग जो है समझा दी है कि किस तरीके से ये अमाउंट निकलता है, ठीक है। ये अब यहाँ पे मेन चीज़ पूछा है कि डिटरमाइन कीजिए फैक्टर विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू अफेक्ट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, निकाल देते हैं भैया, सेंसिटिव एनालिसिस आपको करना है और कहा है कि कौन सा मोस्ट अफेक्टिव जो है प्रोजेक्ट आपको लेना चाहिए, कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है ठीक है, तो देख लेते हैं, चलिए। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको सेंसिटिव एनालिसिस करना है तो पीवी रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी और पीवी रेशियो आप निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लांट की बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ प्लांट में तो ना ही कुछ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे अगर दे रखा है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कॉस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि कॉस्ट आपकी 12 लाख है, तो बस यहाँ पे 12 लाख लिख देंगे। और ईयर जो है ज़ीरो है, ईयर ज़ीरो है, इसलिए आपका जो पीवी फैक्टर है वो 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पीवी फैक्टर जो है 1 रहेगा, तो 12 लाख सॉरी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी 1200 लेख इंटू आप करेंगे 1, तो आपका वही आंसर आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर जो है वो ज़ीरो है, ईयर जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है। इसके बाद रनिंग कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे ईयर के हिसाब से रनिंग कॉस्ट बहुत सारी दे रखी है और कॉस्ट है, इसलिए ये सारी कॉस्ट जो है माइनस होती है, कॉस्ट माइनस होती है। ये प्लांट भी कॉस्ट थी इसलिए हमने माइनस किया था, क्लियर है? हाँ, तो ये माइनस होगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे पहले मैं इसे रफ कर दूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये माइनस होगा सारा का सारा अमाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे ईयर में है, इसलिए हमें जो है पीवी रेशियो का यूज़ करना पड़ेगा जो 12% के हिसाब से है। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये अमाउंट लिख दिया 400 लाख रुपीज़, 500 लाख रुपीज़ और 600 लाख रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ इसमें से सेविंग भी दे रखी है, मतलब कि इन कॉस्ट में से हमने कुछ सेविंग भी करी है यहाँ पे 1200 लाख, 1400 लाख। तो ये जो है सेविंग में से ये कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने सबसे पहले सेविंग लिख दी, जिसमें से हमने जो ये कॉस्ट हमारी थी ना उसको माइनस कर दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल के आ गया 800 लाख, 900 लाख और 500 लाख रुपीज़। इस पे हम जो है अपना पीवी रेशियो का जादू चला देंगे, ठीक है, मैजिक। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से पीवी रेशियो निकलता है आपको पता ही है, मैंने आपको कितनी बार बताया है। या परसेंटेज कितना है आपका, परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज 12% है, तो 1/1 + R हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 1 + 12%, तो आपका ये करने से आपका आंसर आ जाएगा 0.892। अब कैलकुलेटर में जैसे ही 0.892 आया है तो कुछ भी मत करना, एक बार इक्वल टू प्रेस कर देना। एक बार इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो सेकेंड टाइम का जो सेकेंड ईयर का जो है अमाउंट आ जाएगा, और एक बार जो है इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ईयर का 0.711, ठीक है। वो ट्रिक कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, इवन फॉर्मूला के साथ रिपीट कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ जाके देख लेना अगर नहीं देखा है। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, ठीक है। तो ये अमाउंट आपके सामने होगा। किस तरीके से अमाउंट आया, यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो ये अमाउंट आया है 800 लाख इंटू 0.892, तो ये आपका अमाउंट आएगा 7,13,60,000, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये सारी जो अमाउंट निकल के आई आपकी, ये अमाउंट और ये अमाउंट, उसे जो है आपको टोटल लगा देना है, टोटल लगा देना है। यहाँ पे 12 लाख माइनस है, बाकी सब में प्लस है, ठीक है। तो इसका टोटल यहाँ पे लगा दिया तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके सामने है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके सामने है। बस ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, अब काम खत्म हो गया, अब आपका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे कहा था कि कौन सा मोस्ट जो है अच्छा, मोस्ट अफेक्टेबल जो है एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट कौन सा होगा। तो बस यहाँ पे क्या दिक्कत है, सबसे पहले प्लांट देखते हैं कि क्या वो अफेक्टेड, कितना अफेक्टेड है। तो सबसे पहले प्लांट कैसे निकलेगा, जो भी आपका पीवी रेशियो है डिवाइड बाय उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 12 लाख, उसे आपको डिवाइड बाय करना है, तो वो आपका आंसर आएगा 48.87%। इसके बाद हमारे पास कौन सा था, रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट में आपको जो है पीवी रेशियो लेना है, तो रनिंग कॉस्ट में हमने पीवी रेशियो यहाँ पे ले लिया है और डिवाइड बाय आप करेंगे जो पीवी अमाउंट है आपका, पीवी अमाउंट ऑफ कॉस्ट आपने यहाँ पे निकाला होगा, ये क्लियर करना पड़ेगा। तो ये पीवी अमाउंट आपने ऑलरेडी निकाल रखा था, ठीक है। ये पीवी अमाउंट आपने ऑलरेडी निकाल रखा था, ये कहाँ गया, अच्छा पीवी अमाउंट नहीं निकाला था तो पीवी अमाउंट निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दे रखी है
सबसे पहले 400 लाख को जो है आप फर्स्ट ईयर से, फिर 500 लाख को सेकेंड ईयर से और 600 लाख को थर्ड ईयर से। कैलकुलेशन में आपको ये बता चुका हूँ किस तरीके से आता है, तो बस उस तरीके से आप जो है अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ पे 49.61% आएगा। और सेविंग थर्ड है हमारा सेविंग, ठीक है, थर्ड हमारा जो है वो सेविंग है। इसमें कई किस तरीके से जो है अफेक्टेड है, तो सबसे पहले पीवी तो लिख ही देना है, पीवी हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाई करना है आपका जो अमाउंट है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू इसकी लिखनी है, प्रेजेंट वैल्यू इसकी लिखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 12 लाख, 14 लाख और 11 लाख आपको अमाउंट दे रखा है। और फर्स्ट ईयर का पीवी, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का आपके सामने होगा। और यहाँ पे आपका आंसर होगा 19.75%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग फैक्टर जो है वो सबसे मोस्ट सेंसिटिव अफेक्टेड है, सबसे जो कम परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड कहा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखेंगे 48% है, यहाँ पे 49% है और यहाँ पे 19% है। जो सबसे कम परसेंटेज है वो मोस्ट अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पे जो सेविंग फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर है, बिकॉज उसका जो परसेंटेज है वो 19.75% देखने को मिलता है, जो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसके बाद अब आपका जो मॉड्यूल का शायद ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन देख के जो है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि एग्ज़ाम में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए तो यही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन हम 12 तक करके आए, तो उसमें से सबसे आसान जो क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन 12 आपका ये वाला क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या रखा है। क्वेश्चन में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पूछी है वो आप सबसे पहले देखिए कि रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू तो लेनी ही है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड जो परसेंटेज होगा ना, उस परसेंटेज को आपको जो है लेना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है टोटल आउटले, मतलब कि आपका जो आउटफ्लो है वो अमाउंट दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, ये क्या हो रहा है, अच्छा, इसके बाद जो है अमाउंट दे रखा है आपको प्रोजेक्ट लाइफ, मतलब कि तीनों प्रोजेक्ट की जो है लाइफ जो है 5 साल की है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इनफ्लो दे रखा है, ये पीवी निकालने के लिए यही तो हमें ज़रूरी है, इनफ्लो, इनफ्लो की ही तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इनफ्लो को हम इनटू करते हैं और फिर उसमें से जो हमारा आउटफ्लो है वो माइनस होता है, ठीक है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है और नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे अच्छी बात क्या है पता है, सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमें निकालना है पीवी फैक्टर, जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट से, वो 5 सालों का उन्होंने टोटल ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है। लेकिन मैं कुछ एडवांस आपको सिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि ये जो अमाउंट है ना, ये 3.91, ये अमाउंट आपको दे ही नहीं रखा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट इस तरीके से करेंगे। परसेंटेज आपको दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, कैलकुलेटर में प्रेस कीजिए। हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1/1 + r, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए किस तरीके से 1/1 + r², थर्ड ईयर के लिए किस तरीके से होता है 1/1 + r³। ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे है तो आप हाँ ऐसा बोल रहे होगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप कहेंगे कि भैया ये तो डायरेक्टली बता रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको जो है बता चुका हूँ। तो कैलकुलेटर लीजिए, किस तरीके से ये आंसर आता है, ये 3 पॉइंट, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, सिखा रहा हूँ। देखिए कैलकुलेटर में प्रेस कीजिए 1/1.1। 1.1 कैसे आया, 1/1 + 10%, इसका मतलब क्या हुआ 1/1.1। अब इक्वल टू प्रेस कीजिए, इक्वल टू प्रेस किया, इसे जो है कैलकुलेट करते चलिए, 5 सालों का चाहिए, तो इक्वल टू एक बार दबाया, मतलब कि फर्स्ट ईयर का आपके सामने है, और एक बार इक्वल टू दबाइए, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 5 टाइम जो है आपने इक्वल टू दबाया, ठीक है। अब रुक जाइए, अब सिर्फ और सिर्फ आपको बटन दबाना है GT। आपके कैलकुलेटर में देखिए GT का ऑप्शन होगा, GT जैसे ही दबाएंगे आपके सामने जो है क्वेश्चन, आपका जो है सॉल्यूशन होगा वो आपके सामने ये निकल के आएगा 3.791। और इसी तरीके से अगर 12% होता तो 1/1.12 करते, 1/1.12 एक बार इक्वल टू दबाए तो फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम दबाने के बाद रुक जाना है,
और क्या करना है आपको, GT प्रेस करना है। GT प्रेस करते ही आपके सामने जो है आंसर आएगा 3.605। ठीक है, तो ये निकालने का मैंने एक तरीके से तरीका बताया है, अगर आपको क्वेश्चन में ये ना दे रखा होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, तो देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इनफ्लो आप सबसे पहले लिख लीजिए, आपका जो इनफ्लो है। आउटफ्लो आपको दे रखा है, आउटफ्लो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, आउटफ्लो लिख लिया। अब हमें सिर्फ सबसे पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इनफ्लो लिख लीजिए, जो क्वेश्चन में ही आपको दे रखा होगा। इनफ्लो लिख लीजिए, क्वेश्चन में ही आपको दे रखा होगा, ये रहा 70,000, 42,000, 30,000। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद इनटू करेंगे जो इसका परसेंटेज है, इसका जो परसेंटेज ऑलरेडी हमें गिवन होगा, ये ऑलरेडी हमें गिवन होगा। सबसे पहले ये जो 70,000 की बात करूँ, ये 70,000 की बात करें, ये मिटा देता हूँ। 70,000 की बात करें तो ये 70,000 किसके हिसाब से है, कोएफिशिएंट वेरिएंस 1.2 के हिसाब से। तो बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है कि 1.2 कहाँ है। 1.2 ये रहा, 1.2 के सामने जो है 16% है, और उसके सामने जो है आपको पीवी फैक्टर दे रखा है 3.274। तो बस 70,000 को 3.274 से इंटू करेंगे, आपका अमाउंट आपके सामने होगा। आपका अमाउंट आपके सामने आ चुका होगा, क्लियर है। हाँ, तो ये अमाउंट आपके सामने होगा। इसके बाद बात करें 42,000 की, तो कोएफिशिएंट उसमें दे रखा है 0.8। तो हमें जो है यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन में फाइंड आउट करना है कि 0.8 कहाँ हमें दिखने को मिल रहा है, कहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 0.8 ये रहा, 0.8 उसके सामने है 14%, और हमें उसका जो पीवी रेशियो है टोटल ईयर का, सम ऑफ पीवी रेशियो, वो तो ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली 3.433 आप इंटू कर देंगे 42,000 से। ठीक है, तो ये रहा आपका अमाउंट, ये आपका अपने सामने। उसी तरीके से 30,000 के सामने जो है 0.4 है, तो यहाँ पे ढूंढ लीजिए कहाँ पे है 0.4। तो 0.4 है आपके सामने यहाँ पे 12%, और कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है 3.605। तो उससे आप जो है 30,000 को इंटू करेंगे, तो ये आपके सामने आंसर है। क्लियर हुआ सर? अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन अभी यहाँ पे बताई कि ये हमें अमाउंट निकाल लिया, ये हमने अमाउंट निकाल लिया। अब करना क्या होता है, इसमें से हमारी जो कॉस्ट है वो माइनस करनी होती है, सीधी सी बात है भाई। पीवी रेशियो में, पीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इलस्ट्रेशन 1, 2 में पढ़ चुके हैं। क्या करते थे हम, हमारी जो कॉस्ट थी वो माइनस करते थे हम। तो कॉस्ट निकाल लो भाई, कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी होती है, यहाँ पे भी लिखी है हमने। तो कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ माइनस करके चलो, काम ख़त्म हो गया। आपके सामने जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू रिस्क एनालिसिस, आपका जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट को ध्यान में रखते हुए हमने निकाल लिया। ठीक है, बस ये जो है क्वेश्चन में दे रखा है, तो एक बार यहाँ पे लिख के चिपका देना। ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं, तो ये लिखना भूलना मत। ठीक है, ये तो कैसे लिखना है ये तो पता ही है ना, ये तो क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है। एक मिनट ज़रा, ये क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और ये जो है ये तो मैंने आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे हम निकाल रहे थे 14%, 16%, वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ये तो डायरेक्टली आपको देख देख के जो है कॉपी पेस्ट करना है, तो इसके मार्क्स होते हैं, तो ये ज़रूर लिखना। आपको मैंने आंसर किस तरीके से आया वो समझा दिया है। ठीक है, तो यहीं पे आपके जो है इलस्ट्रेशन ख़त्म होते हैं पूरे के पूरे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन सिंपल है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके भी वीडियोस जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाए। अगर आपको इसमें से किसी भी इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो उसका वीडियो जो है सबसे पहले मैं डाल दूंगा। ठीक है।